नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आइए आज हम बात करते हैं हिंदी के एक टॉप प्रैक्टिस सेट से, जो कि चाहे आप यूपी टेट देने जा रहे हैं या सुपर टेट देंगे या कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित आप परीक्षा देने जाएंगे या वनडे एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम देंगे, ये हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है किसके आधार पर होता है? क्या प्रत्यय के, संज्ञा के, क्रिया के या सर्वनाम के? तो हिंदी के शब्दों का जो डियर लिंग निर्धारण हम करते हैं वो हम संज्ञा से करते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का जो बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा से ही लिंग का निर्धारण होता है कि ये स्त्री है या पुरुष है या ये नपुंसक लिंग है। तो लिंगों का निर्धारण हम केवल संज्ञा के आधार पर करते हैं। और बता दें, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात पूछ ले आपसे तो 10 जनवरी का नाम नोट करिएगा। और हिंदी जो है एक फारसी भाषा का शब्द है, और हिंदी भारत में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो ईरानियों को दिया जाता है डियर। इतनी चीजें इस प्रश्न से। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, कारक के कितने भेद हैं? 7, 8, 9, 10। तो कारक किसे कहते हैं? तो करोति इति कारकः। और अगर हिंदी में पूछता है कि कारक कितने हैं तो 8 होते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 8 होते हैं। अगर संस्कृत में यही प्रश्न पूछ ले कि कारकों की संख्या कितनी मानी गई है तो संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहन, रोड, सत्ताधीश, गंगा जल या रेखा चित्र? तो अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो में, पे, पर होता है। अगर रेखा चित्र देखते हैं तो रेखा का चित्र, गंगा का जल, सत्ता में धीश और वाहन पर आरूढ़, यानी कि वाहनारूढ़ में ही क्या अधिकरण कारक होगा, क्योंकि वाहन पर क्या वो आरूढ़ हैं। कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आपके पास बाइक है, आप बाइक पर बैठे हैं तो क्या है, वाहन पर ही तो आरूढ़ हैं आप। तो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है डियर यहाँ पर, और ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो वह। तो पूछ रहा है अनिश्चय वाचक नहीं है, तो कुछ भी यानी कि बोध स्पष्ट नहीं है, अनिश्चितता की ओर ले जा रहा है। कुछ ना कुछ ये भी अनिश्चितता की बात कर रहा है। सब कुछ ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन जो वह क्या, ये जो है निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, जलीय का विशेष रूप है जलमय, जल, जलमग्न या जलीय? तो जलीय का जो विशेष रूप है डियर वो जल से ही जलीय बना है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा बी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म संघर्षी है? क्या हा है, माँ है, झा या टा? तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन आपको पता है, इसमें तीनों सा भी आते हैं। ये जो 3 सा होते हैं, दंत, मूर्धा और जो है तालु, इसके साथ ही एक हा वर्ण भी आता है। ये 4 जो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, और ऑप्शन में हा लिखा हुआ है। ए ऑप्शन वही एकदम सही है। इसको हम उच्चारण स्थान अगर पूछे तो हा का, तो हा को उरस से भी कहते हैं, और जो है काकल्य व्यंजन भी हा को कहा जाता है डियर। और ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है डियर, नोट कर लीजिएगा ए ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो का, चा, टा या में? तो मैं आपको बता दूं, का से माँ तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन ऑप्शन में या लिखा है, या क्या है, या एक अंतस्थ व्यंजन है। यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और या तथा रा को हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको नई जरूर समझाने में मिलेंगी। पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी ध्वनियां कंठ की हैं? का, खा, या, रा, चा, छा या टा, ड़ा? तो कंठ से जो बोली जाती हैं वो काखा है। इसका एक सूत्र है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। अगर यारा की बात पूछ ले तो अंतस्थ व्यंजन है। अगर चाछा पूछ ले तो इच व्यसा नाम तालु, यानी कि यह तालु से संबंधित है, स्पर्श व्यंजन है।
टाठा ऋतु रसानाम मूर्धा, ये जो है मूर्धा से उत्तारित होगा। तो इस तरह आप सूत्र भी नोट करते हुए चलिएगा। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या औष्ठीय। तो यारा लावा अभी आपको बताया हूं कि क्या ये अंतस्थ व्यंजन है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं डियर, जब झड़ रहे हैं ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो अलग ही तो हो रहे हैं। और अलगाव का जहां बोध होता है वहां अपादान कारक होता है, इसके लिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका सूत्र ध्रुवम अपाए अपादानी होता है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर इसका अनुवाद कोई आपसे पूछ ले तो वृक्षात पत्राणि पतंति, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। इसका जो सी ऑप्शन है डियर वो एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है अमृत का पर्यायवाची बताना है। पीयूष, उदक, अम्बु या शहद। तो अमृत का जो पर्यायवाची है डियर वो पीयूष होता है। पीयूष माने अमृत होता है। लेकिन ये उदक किसका है? तो उदक सर्प को कहा जाता है, नोट करिएगा। अम्बु किसका है? तो ये पानी का है। शहद आप जानते ही हैं मधुमक्खी के द्वारा जो निर्मित किया जाता है वही शहद होता है। शहद का अर्थ मीठा होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है मरकट का पर्यायवाची है पानी, मित्र, बंदर। तो एक ऑप्शन हो कर लीजिए डी, कोई भी कर लीजिए, कोयल। तो यहां मरकट का जो पर्यायवाची है डियर वो बंदर को कहा जाता है मरकट। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मेधावी का पर्यायवाची है निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या प्रतिभाशाली। तो कहते हैं कि कोई बालक क्या पढ़ने में मेधावी है, यानी कि वो प्रतिभाशाली है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रतिभाशाली की अगर IQ लेवल पूछ ले तो 130 प्लस होता है इसका बुद्धिलब्धि जो IQ लेवल होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जल निधि का पर्यायवाची है सागर, बादल, बारिश या तालाब। तो जल निधि यानी कि जलों का जहां समूह है, जल का जो देवता है, तो जल का जो समूह है उसे हम जल निधि किसे सागर को कहते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जल निधि सागर को कहा जाता है। और अगर सागरी जल की लवणता की बात पूछ ली जाए तो 1000 ग्राम में लगभग 35 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि लवणीयता पाई जाती है, ये भी आप नोट करिएगा। और सबसे अगर पूछ ले खारा सागर कौन सा है तो मृत सागर, दुनिया का सबसे ज्यादा लवणीय जल सागर वाला जो है वो सागर है, लवणीय वाला, नोट करिएगा ए ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सन, 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 हट या आहट। तो प्रत्यय जो है किसी भी संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं डियर। तो प्रत्यय अंत में लगते हैं और अगर उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग पहले लगती हैं। यहाँ प्रत्यय पूछ रहा है तो सनसनाहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है, सनसनाहट में आहट प्रत्यय है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है, वही प्रश्न आ गया। उपसर्ग की बात अभी मैंने आपको बताई पिछले प्रश्न में कि उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं और अधिमानता में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। सी ऑप्शन नोट कर लीजिए, उपसर्ग पहले लगते हैं प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो यहाँ उपसर्ग पूछ रहा है तो उपसर्ग सी एकदम करेक्ट है। अगर हिंदी में उपसर्गों की संख्या आपसे कभी पूछ रहे तो 22 उपसर्ग हिंदी में माने गए हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भरपेट किस समास का उदाहरण है? क्या व्यय भाव का, दिगु का, द्वंद्व का या कर्मधारय का? तो बता दें डियर जो भरपेट समास है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। भरपेट का अर्थ होता है पेट भरकर। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है डियर और अगर उपसर्ग लगा मिल जाए तो तुरंत आप वहां अव्ययी भाव समास मार दीजिएगा। जैसे प्रतिदिन मिल जाए तो उपसर्ग लगा है प्रति, अव्ययी भाव समास होगा। अगर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही जैसे दिन दिन, रात रात, तो यहां भी क्या अव्ययी भाव समास होता है डियर, नोट करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए। द्वंद्व, कर्मधारय, दिगु या तत्पुरुष। तो नवग्रह यानी कि पहले ग्रहों की क्या संख्या का बोध हो रहा है। ग्रह कितने हैं? 9 हैं। तो यहां संख्या दिख रही है, संख्या जहां भी दिखे दिगु समास मार दीजिए बिल्कुल। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, दिगु समास। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विलोम पूछ रहा है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ, अभ्यस्त, संपादित या कर्तव्य। तो अगर आप कृतज्ञ के विलोम की बात करेंगे तो कृतज्ञ होता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार ना मानने वाला डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण या अनुदार। तो संकीर्ण का जो विलोम होगा डियर वो विकीर्ण होता है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। धातु उष्मा में कौन सा प्रयुक्त संधि है? तो धातु प्लस ऊष्मा, तो धातु ऊष्मा में कौन सी संधि है? तो ये डियर यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या
उ प्लस उ का बराबर बड़ा उ बन रहा है, तो कौन सा होगा? तो आद्य गुणः आपने एक सूत्र पढ़ा होगा और बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निह प्लस कुलक का सही संधि कौन सी होगी? तो निह प्लस कुलक ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग आप देख ही रहे कि लगा हुआ है और विसर्ग संधि में इसका जो सूत्र संधि बन जाएगी वो डी ऑप्शन में जो लिखा है निष्कलंक, वही एकदम सही होगा। ये थे 22 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्पीडेड वीडियो था लेकिन समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, समझाने में एक्सप्लेन में आपको मजा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा डियर। मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स।